गाइस आज जो हमारा सेशन आरंभ होगा, ये ऑनलाइन क्लास का जो मेडिएवल हिस्ट्री का आज सेकंड क्लास, पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने संक्षिप्त रूप में जो सिलेबस है मेडिएवल हिस्ट्री का उसकी चर्चा मैंने की थी। आज शुरुआत से बिल्कुल बारीकी से आप समझते हुए चलेंगे कि जो घटनाक्रम जैसे जैसे घटित होती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की भी अब आवश्यकता है। सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देंगे तो शायद कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे बढ़े तो तथ्य स्वतः याद रहेंगे। तो आज अरब इन्वेजन से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जब भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है, इट मीन्स कि 8th सेंचुरी से, और जैसे ही 8th सेंचुरी हम मध्यकाल की ओर प्रवेश करते हैं, जैसा कि आपको पता है अब कि 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक ये राजपूत काल था, जो पूर्व मध्यकाल का भी पीरियड था। और इस पीरियड की जब शुरुआत होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि शुरुआत में ही अरबों का आक्रमण भारत पर होता है। तो सबसे पहले जो 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ, यानी 8वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में। तो सामान्यतः हम लोग ये भी जानते हैं कि उसके पश्चात जो मुगल या मुस्लिम आक्रमण भारत में हुए, महमूद गजनवी का, मोहम्मद गोरी का, तो दो बातें अक्सर कही जाती है कि इनके आक्रमण का उद्देश्य था धन संग्रह, धन लूटना और इस्लाम का फैलाव करना। सामान्यतः ये बातें कही जाती है। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसने भारत पर क्यों आक्रमण किया था? उसके क्या उद्देश्य रहे होंगे? क्या कारण था जो उसने भारत पर हमला किया? क्योंकि यह भी ध्यान रखना है कि इस्लाम का उदय कब होता है? 7वीं शताब्दी में, और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ही उसका आक्रमण भारत पर हो जाता है। तो क्या इस्लाम को फैलाना इसका उद्देश्य था या कुछ और था? तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसके कारण क्या थे। फिर हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत में यानी सिंध के इलाके में होता है। तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, थोड़े कारणों पे ध्यान दें कि वो उसमें के हालात कैसे थे, वो रीजन क्या था। सामान्यतः जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक कारण बताए जाते हैं, यहां पर वो कारण नहीं था। जिस समय गुप्त काल था, थोड़ा सा बैक चलना होगा इसे समझने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि में जाने के लिए। गुप्त काल में मालूम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। इसके पश्चात स्कंदगुप्त के काल में भी यह अवस्था थी, लेकिन हुनों के आक्रमण के पश्चात लगातार गुप्तों की अवस्था बिगड़ती चली गई। लेकिन गुप्त काल में जो व्यापारिक संबंध था भारत का, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के साथ भी था। व्यापारिक गतिविधियां काफी बढ़ चुकी थी दोनों ओर, यानी जहां पर भारत केंद्रित है, इसे आप मैप के थ्रू भी समझते हुए चले तो ज्यादा बेहतर है। अगर इंडिया का मैप में थोड़ा सा ध्यान दें तो जो हमारा साउथ का इलाका है, इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो बातें समझ में आएगी। ये अरब सागर, अरब सी, और इधर बे ऑफ बंगाल, ध्यान से सुनिएगा। तो साउथ ईस्ट एशियाई जो देश है यहां पर मौजूद है, तो हमारा व्यापारिक संबंध इधर भी था, ईस्ट एशिया के साथ भी था और पश्चिम एशिया के साथ भी था। तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप हो रहे थे, भारत एक सेंट्रल पोजीशन में था और यहीं पर श्रीलंका भी मौजूद है और कोलंबो यहां पर। थोड़ा भौजिकल जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है उसे भी ध्यान में देते हुए चले तो बहुत ही आराम से पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी। और ये जो हमारा पश्चिमी तटीय सेक्शन है, इन इलाकों में खासकर मालाबार तट जो केरल का तटीय सेक्शन है, और श्रीलंका का ये जो पश्चिमी भाग जो कोलंबो उसकी राजधानी यहां पर मौजूद है, इन इलाकों में अरब के व्यापारी व्यापार के सिलसिले में आया करते थे, क्योंकि यहां से उनको साउथ ईस्ट एशिया जाना और फिर यहां से पश्चिम एशिया, फिर यहां से यूरोप, ये व्यापारिक क्रियाकलाप निरंतर चल रही थी और व्यापारिक काफिलों के साथ अरब के व्यापारी यहां पर मौजूद थे। जब हम ये कह रहे हैं कि अरब के व्यापारी, तो इसका मतलब क्या होता है पहले आप समझ लें। अरब एक कल्चर है, एक संस्कृति है जो इस्लामिक या इस्लामीकरण से जुड़ा हुआ है। तो जो भी इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड अरब नेशंस। तो अरब कंट्री की बात करें तो पश्चिम एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के जो भी देश है, नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो मिस्र जो इजिप्ट है, मिस्र से लेकर ट्यूनीशिया, मोरक्को तक का जो सेक्शन है, लीबिया तक का जो, वो पूरा अरब मुल्क ही कहलाते हैं। फिर गल्फ कंट्री की बात करें तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कतर जो भी है
वो सब अरब मुल्क हैं। तो इन क्षेत्रों का इस समय जो केंद्र था, जो सेंटर था, वो बगदाद था, जो वर्तमान में इराक की राजधानी है। वहां से वो नियंत्रण हो रहे थे। व्यापारिक गतिविधियां लगातार चल रही थी। अगर इराक बगदाद जाना हो तो आप अगर मैप में देखेंगे तो यहां पर फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्शिया है, और इसके थ्रू यहां पर जहाजी बेड़ा रुकते थे, फिर बगदाद जाते थे। और उस वक्त जो भी जहाज चला करते थे समुद्र में, वो तट के किनारे किनारे ही चला करते थे। तो जो भी व्यापारिक काफिला जो व्यापार में संलग्न था, वो साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, और ये केंद्र था, एक सेंटर था भारत का पश्चिमी तट और कोलंबो का, ये श्रीलंका का जो पश्चिमी तट है। अरब के व्यापारी यहीं पर मौजूद थे। अरबों का व्यापार निरंतर चलता रहता था। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें। इसी समय हम लोग देखते हैं जब यह काफिला यहां से गुजर रहा होता था तो यह सिंध का इलाका था। आज भी पाकिस्तान में सिंध एक प्रांत है, एक प्रोविंस है, 4 प्रांत है पाकिस्तान में, मालूम होगा। सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब जो उसका पश्चिमी पंजाब, जो पंजाब बंटवारे के बाद गया। तो ये 4 प्रांत पाकिस्तान में। तो उस वक्त की बात करें तो ये सिंध भारत का ही भूभाग था। अब इस सिंध के इलाके पे यहीं पे देवल एक जगह है जो कराची, वर्तमान कराची के पास है। कई जगह देवुल भी वो मिलेगा या देवल। तो जब अरब व्यापारी या उनके व्यापारिक काफिले की जो यहां से रवानगी हो रही थी, ये चलता रहता था। तो ये कोलंबो से जब उनका काफिला चला था तो देवल के तट पर समुद्री लुटेरों ने उनके जहाजों को लूट लिया था। जो अरबों के जहाज थे, उनका व्यापारिक माल था, उनको लूट लिया। तो ये अक्सर होता था। एक बार की बात है कि ये बड़ी संख्या में डाकुओं ने हमला किया था, और ये सूचना जब बगदाद में उस समय शासक थे अल हज्जाज, जो बगदाद के शासक थे, ध्यान से सुनिएगा, अल हज्जाज, हज्जाज, इनके पास जब ये खबर पहुंची तो वो काफी क्रुद्ध हुए कि हमारे लोगों के साथ इस तटीय इलाके में ऐसा हो रहा है। उसने तत्काल संदेशा भिजवाया यहां के शासक को। उस समय यहां का शासक था दाहिर। पहले आप देख लीजिए घटनाक्रम। यहां का शासक था, सिंध का शासक था दाहिर। उसके पास उन्होंने संदेशा भिजवाया था कि आपके तट पर जो देवल का तटीय सेक्शन है, वहां पर हमारे जहाजों को समुद्री लुटेरे लूटते हैं। आप उनकी रक्षा करें, उन डाकुओं को दंडित करें, और हमें जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना या क्षतिपूर्ति करें। यह प्रस्ताव उसने दाहिर को दिया था। दाहिर ने उनके इस प्रस्ताव को अनसुना कर दिया, नहीं माना। अल हज्जाज का गुस्सा वाजिब था क्योंकि उनके लोगों को लूट लिया जाता था। अक्सर ये घटनाएं होती थी। 2 दूत मंडल उन्होंने समझाने के लिए अपने प्रस्ताव के साथ दाहिर के पास वो भेज चुका था, और उन दोनों दूत मंडलों की दाहिर ने हत्या करवा दी। परिणाम यह हुआ कि अल हज्जाज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उसने अपने भतीजे जो मोहम्मद बिन कासिम हैं, जो रिश्ते में उनका दामाद भी था, उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं, उन्हें सेना नायक बनाते हैं, और भारत यानी सिंध पर जो वहां का शासक है उसके खिलाफ अभियान के लिए भेजते हैं। तो आक्रमण का मूल वजह यही था जो यहां की घटनाक्रम है। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का 712 में सिंध पर आक्रमण होता है। यह तो हुई आक्रमण की मूल वजह। अब थोड़ा सिंध के इतिहास पर देखते हैं कि वो घटनाक्रम क्या है, कि सिंध में किस प्रकार के हालात थे, दाहिर कैसे शासक बना। क्योंकि जब मुस्लिम इन्वेजन की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट थे। वो कोई रूलर नहीं थे, कोई शासक नहीं थे। क्योंकि बाद की अवस्था में हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, वो गजनी के शासक हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या थे? एक सेना नायक ही था जो अल हज्जाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वो भारत आया था, हमला किया था। अब यहां पर थोड़ा सा सिंध के इतिहास के बारे में हम लोग जान लें, तब और चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए यहां पे अगर हम भारत की बात करें, थोड़ा सा मैप के थ्रू आप चलेंगे तो बहुत बेहतर समझ में आएगी बात। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आज ये पाकिस्तान का इलाका पूरा ही पूरा, एक मिनट रुकिए। ध्यान से देखिएगा, ये वर्तमान में सिंध का सेक्शन है। वर्तमान में
थोड़ा सिंध के इतिहास के पहले बात जान लें। तो पहला प्रश्न ये आता है कि सिंध के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं, ये जानकारी हमें मिली कहाँ से? तो सबसे जो विश्वस्त स्रोत है, जो सोर्स है हमारा, वो एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। ध्यान से देखिएगा, चचनामा। ये पुस्तक का नाम है और इसके राइटर हैं अली अहमद, और यह पुस्तक लिखी गई है अरबी भाषा में। इस पुस्तक में जो जानकारी दी गई है, जो विवरण है, इसी से हमें सिंध के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। वो इतिहास क्या है, थोड़ा संक्षिप्त रूप में जान लें, क्योंकि इससे ये आपके सम्मुख, ये भारत की जो पश्चिमी सीमा है, ये वर्तमान सीमा है। इसे यहां से यहां तक आप अभी भूल जाएं और मान लें कि ये पूरा सेक्शन भारत ही है। तो सिंध का जो इलाका था, वो ये इलाका जिसमें आज का ये पोर्शन जो सिंध वर्तमान में है, बट उस वक्त जो सिंध का इलाका, जो 8वीं शताब्दी में उल्लेख मिलती है सिंध के विषय में कि ये पूरा सेक्शन सिंध का, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, ये सेक्शन जो पंजाब का प्रांत है पाकिस्तान के अंतर्गत, और अप टू यहां पर हरियाणा के सेक्शन तक ये जो भूभाग था, वो सिंध का इलाका था। ये चचनामा में वर्णित है कि जो घटनाक्रम है, और ये सूचना मिलती है कि हर्ष की मौत के बाद यहां पर राय वंश का शासन था। राय वंश, याद रखिएगा, राय वंश के शासकों का यहां पर शासन था, और राय वंश के 5 शासकों का उल्लेख हमें मिलता है जो वहां पर शासन कर रहे थे। अंतिम शासक, जो सिंध के अंतिम शासक का जो हमें उल्लेख मिलता है, वो है राय शाहसी द्वितीय, यानी सेकंड। ये अंतिम शासक थे रायवंश का। इन्हीं के समय इनका एक मंत्री था जो ब्राह्मण था, जिसका नाम है चाच। इस ब्राह्मण मंत्री ने उचित अवसर देखा और अपने शासक, जो शासक हैं कौन, राय शाहसी द्वितीय, उनकी हत्या कर दी और राजगद्दी को हथिया लिया। अब चाच सिंध के शासक बन जाते हैं। चाच जब तक शासन कर रहे थे, उसके पश्चात उनके 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था दाहिर और छोटा पुत्र दाहरसी। कुछ ही समय के पश्चात जब पिता की मौत होती है, तो उनके राज्य का बंटवारा हो जाता है दोनों भाइयों में। एक सेक्शन बड़े भाई दाहिर के पास और दूसरा दाहिरसी के पास। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात छोटे भाई दाहिरसी की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से, तो अब पूरे सेक्शन पर बड़े भाई दाहिर का कब्जा हो जाता है। दाहिर के संबंध में बात कही जाती है कि वो थोड़ा दम्भी था, अहम था, घमंडी भी था, और वो दूसरों की परवाह नहीं करता था। दाहिर जिस वक्त शासक था, उस समय उसकी राजधानी सिंध में एलोर थी। यहां पर एलोर है जो सिंध का राजधानी है, एलोर। वर्तमान में यही जगह रोहरी है जो सिंध पाकिस्तान में है। तो यही रोहरी उस वक्त का एलोर था जो उसकी राजधानी थी। और यहां यह ध्यान रखना है कि देवल यहां पर मौजूद है, जो तटीय इलाके थे, अरब सागर के तट पर मौजूद थे। तो घटनाक्रम कुछ यूं है, जिस समय दाहिर यहां का शासन संभाले हुआ था, वो शासक था मोहम्मद बिन कासिम, इराक से चला था। इसी तटीय सेक्शन के सहारे, यहां पर ईरान है, अगर बॉर्डर को आगे बढ़ाए तो आगे ईरान है, फिर आगे इराक है। वहां से वो चला तो तटीय सेक्शन में सबसे पहले उसने देवल पर ही आक्रमण किया था। और उसका जो आक्रमण था, दाहिर को इस संबंध में मालूम था, बट उसे लगा कि पहले हमने 2 अभियानों को तो यूं ही पराजित किया, उन्हें खत्म किया, ये क्या कर लेगा आके। लेकिन इस बार मोहम्मद बिन कासिम पूरी तैयारी के साथ आया था, और इसकी जानकारी, या कह सकते इसका अनुमान, दाहिर नहीं लगा सका था। वो देवल पहुंचा और देवल में कत्लेआम मचाया। कहा जाता है इनके बारे में कि 17 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी पुरुष थे, उनकी हत्या करनी आरंभ कर दी। जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, अभी इस्लाम का फैलाव मकसद नहीं था, बट जिन लोगों ने इनके धर्म को अपना लिया, उन्होंने छोड़ दिया। यहां पर देवल में ही सबसे पहले उन्होंने मंदिर के एक पताका को नीचे गिराया और वहां इस्लामी पताका फहराया, यानी इस्लाम का जो झंडा है उसे बुलंद किया। और पहली बार भारत के अंदर कोई इस्लामीकरण की प्रक्रिया, कह सकते हैं शुरुआती चरण ही सही, आरंभ हुई थी। लंबे समय तक ये यहां पर नहीं बने रहे, वे आगे बढ़े। जब दाहिर को इसकी जानकारी मिल चुकी थी कि उसका आक्रमण हो चुका है, देवल वे आ चुके हैं, फिर भी वो अनमनस्क रहा। गंभीरतापूर्वक देवल को बचाने या उस क्षेत्र को बचाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया।
इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम उत्तर की ओर बढ़ना आरंभ किया, उनकी राजधानी की ओर। तब जाकर दाहिर ने इससे मुकाबला करने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, इसने अपनी शक्ति को बढ़ा ली थी। जून 712 ईस्वी वो समय है जब मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में दाहिर परास्त होता है, वो मारा जाता है। और दाहिर की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम भारत में ही सिंध के इलाके में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि सिंध का जो इलाका था वो कश्मीर की सीमा तक टच होता था, कश्मीर तक वो फैला हुआ था। जब ये आगे बढ़ना आरंभ हुआ तो यहां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि उस वक्त कश्मीर के शासक थे ललितादित्य। ललितादित्य ने इसके मार्ग को रोका, इसे पराजित किया। तब जाकर भारत में ये जो अरब आक्रमण है, इसका जो आगे बढ़ने का क्रम था वो रुक पाया। तो यहां पर जो प्रमुख तथ्य आपको ध्यान में देना है कि पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। वो अरब थे, यानी अरब संस्कृति से प्रभावित था। अरब संस्कृति के अंतर्गत ही इराक का शासक जो अल हज्जाज था, वो उसका प्रतिनिधि था, उसका दामाद था, उसका सेनानायक था, जिसकी बदौलत वो यहां भारत में आया था। दाहिर से अरब में अल हज्जाज ने जो डिमांड की थी, अगर उसकी पूर्ति दाहिर कर देता तो संभव था कि मोहम्मद बिन कासिम का यह आक्रमण नहीं होता। इसलिए यहां हमें यह ध्यान रखना है कि इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था। कह सकते हैं अपने व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा या दाहिर को दंड देना इसका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक अरबों का नियंत्रण सिंध पर नहीं रहा। कुछ समय के पश्चात फिर हिंदू शासकों के द्वारा सिंध को अपने अधीनस्थ बना लिया गया और हिंदू शासकों के अधीन यह पूरा इलाका आ गया। तो यहां पर जो फर्स्ट इन्वेजन कहा जाता है अरबों का, मोहम्मद बिन कासिम का, उसका मूल कारण और ये क्षेत्र, आपको बस यहां पर 3-4 बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, और इसी संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में आएंगे। फिर यहां पर अब ये देखना है कि इसके पश्चात जो राजपूत काल आरंभ होता है, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। फिर यहां पर जिन शक्तियों का उदय होता है, तो हम लोग पश्चिम भारत में देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार यहां पर एक प्रबल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दक्षिण में यहां पर राष्ट्रकूट है। पूर्वी भारत में पालों का उदय हो जाता है, वो 8वीं शताब्दी के मध्य में। और इसी समय कन्नौज इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो उत्तर भारत का सेंटर, जो दोआब में बसा हुआ, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज एक ऐसा सेंटर बन गया, हर्षवर्धन के समय से ही था, बट अब उसकी महत्ता इतनी बढ़ गई कि हर शासक ये चाहने लगा कि कन्नौज अगर उसके कब्जे में है, उसके नियंत्रण में है, तो वो इस देश का सबसे महान, सबसे बड़ा शासक है। यानी कन्नौज का आकर्षण अब इन रियासतों को, जो उस वक्त की जो शक्तियां थी, उन्हें आकर्षित कर रही थी। तो फिर यहां पर हम लोग नेक्स्ट वाली स्टेप में देखेंगे कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन के पश्चात जो सिंध में होता है, इसके पश्चात जो राजपूतों का पीरियड आरंभ होता है, तो राजपूत कौन लोग थे, थोड़ी चर्चा इस पे होगी। देन हम लोग पढ़ेंगे इन साम्राज्यों के बारे में, जो गुर्जर प्रतिहारों का था, पालों का था। विशेष फोकस हमारा पालों के संदर्भ में रहेगा, क्योंकि वो पूर्वी भारत और बिहार से संबंधित है, इसलिए पूरा फोकस उन पर अवश्य रहेगा। इसके अलावे जो भी राजपूत रियासतें हैं, आपको सिलेबस में बताई गई थी जो जो चीजें, उनसे संदर्भित जो प्रमुख बातें होंगी उसकी चर्चा की जाएगी। यहां पर ध्यान रखना है। यहां तक आज पूरी तरह इसको देखिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राजपूत काल का जो उदय होता है, जो प्रमुख शक्तियां हैं, उसकी चर्चा होगी, जिसमें पाल की चर्चा सबसे पहले होगी। ओके, थैंक यू।